तो अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये आज हम लोगों का सिक्स्थ पार्ट होने वाला है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फोर्थ और फिफ्थ देखा था, और आज ये सिक्स सेवन करके ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, जो कि हमारा चैप्टर 3 है, किनशिप कास्ट एंड क्लास। ये हमारा आज खत्म हो जाएगा, और फिर हम अगले वीडियो से जो हमारा चैप्टर 4 है हम उस पर जाने वाले हैं, जो कि हमारा थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स है। उसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और थोड़ी बहुत हिंदुइज़्म के भी बारे में बात होगी। तो आज जो हमारा है वो पहले देख लेते हैं। हैंडलिंग टेक्स्ट हिस्टोरियंस एंड द महाभारता। तो वो टेक्स्ट कैसे हैंडल करते थे हिस्टोरियंस महाभारता के, वही देखना है इसमें। इफ़ यू लुक थ्रू द सोर्सेज साइटेड इन दिस चैप्टर वंस मोर यू विल नोटिस दैट हिस्टोरियन। अगर आप इस चैप्टर के सोर्सेज को देखोगे कि जितने भी सारे एग्जाम्पल लिए गए हैं, चाहे वो सोर्सेज में आप देखो, जितने भी सोर्सेज में एग्जाम्पल लिए गए हैं, पहले तो आप क्या करना, इस चैप्टर का सारा सोर्स पढ़ना। उन हर सोर्स में एक कहानी दी गई है। जैसे आपका एक घटोत्कच का कहानी आएगा, जो कि भीम का एक बेटा माना जाता है। उसका कहानी अगर हिडिंबा नाम की राक्षसी से उसका विवाह हो जाता है, वो वाला कहानी है। और फिर एक मतंगा वाला कहानी आएगा। मतलब इसके जितने भी सोर्सेस हैं उसमें कहानियाँ हैं। तो बस वही बोला जा रहा है कि जितने भी सारे चीज हिस्टोरियंस ने कंसिडर्ड किए हैं, वो सारी चीज़ों को, टेक्स्ट को एनालाइज करके करा है, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर दिया, कहीं ना कहीं पढ़ा है। अब कहाँ कहाँ से पढ़ा है? एग्जामिन वेदर टेक्स्ट रिटर्न इन प्राकृत, पाली और तमिल। अब या तो ये प्राकृत लैंग्वेज में होता था, या फिर तमिल लैंग्वेज में, या फिर पाली लैंग्वेज में। ये सारे लोकल लैंग्वेज थे, तो ये ऑर्डिनरी पीपल्स के द्वारा यूज किए जाते थे। और इन संस्कृत, और ये लोग ये भी देखते थे कि क्या ये संस्कृत में लिखा हुआ है। लैंग्वेज मीन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीस्ट एंड लाइट। तो संस्कृत कौन पढ़ता था पहले के टाइम में? इसका जो प्रीस्ट होते थे, पुजारी जो होते थे, और जो इलाइट मतलब जो नोबल फैमिली से आते थे, राजा महाराजा, वही लोग संस्कृत पढ़ते थे उस टाइम में। तो ये लोग ज़्यादा, जो समझ लो कि ज़्यादा भाव किसको देते थे, वो संस्कृत को देते थे। हालांकि इन सभी को भाव देते थे। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था ना कि क्रिटिकल एडिशन था ये, तो 47 ईयर लगा। तो हर लैंग्वेज में इसको पढ़ा जा रहा था, उससे फिर कॉमन सारी चीज़ें ली जा रही थी। इस तरीके से इसको कंसिडर्ड किया गया है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट को एनालाइज करके, तब यहाँ पे हिस्टोरियंस ने महाभारत को कंसिडर्ड किया है। तो ये एक हो गया आपका। दे ऑल्सो कंसिडर द काइंड ऑफ टेक्स्ट। ये तो टेक्स्ट कैसा है वो तो आपको बताया गया है। वेयर दीज मंत्रास लर्नड एंड चांटेड बाय रिचुअल स्पेशलिस्ट, और द स्टोरीज दैट पीपल कुड हैव रीड और हियर्ड एंड देन रिटोल्ड इफ दे फाउंड देम इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम ही लोग से पूछा जा रहा है एक्चुअली, कि वेयर दीज मंत्रा, जो हम, या जो इसमें मंत्रा, कुछ यहाँ पे मंत्रा ही बताया गया। जैसे कि आप सोर्स इसके जो पहले पे हैं, ये एक नहीं, वो शादी वाला सोर्स है एक, रुको एक सेकंड, मतलब सोर्स वन में ही है वो, फायर सन है। उसमें आपको देखोगे, यदि उसका जो सेकंड लाइन है, यदि आप वो पढ़ोगे सोर्स वन का, तो उसमें लिखा हुआ है आई फ्री हर फ्रॉम हियर बट नॉट फ्रॉम देयर। मतलब ये आप समझ लो कि ये एक हिंदू मंत्रास है। तो ये मंत्र ये लोग चैंटिंग करते थे, मतलब गाते रहते थे। तो यहाँ पे वही पूछा था, वेयर दीज मंत्रास लर्न एंड चांटेड बाय रिचुअल स्पेशलिस्ट। क्या ये जो मंत्रास हैं और चैंट और ये गाने का काम करते हैं, क्या ये रिचुअल स्पेशलिस्ट मतलब पुजारियों के ही द्वारा किया जाता था? और इसके बावजूद स्टोरीज दैट पीपल कुड हैव रीड, जो स्टोरीज हम लोग सुनते आ रहे हैं, जैसे कि इसमें मतंगा वाला है, हिडिंबा वाला है, घटोत्कच वाला है, तो क्या वो सारी स्टोरीज जो है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती गई? जैसे कोई स्टोरी मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो वो मैंने अपने अगली जनरेशन को सुनाई, फिर वो उन्होंने अपने अगले जनरेशन को सुनाई। क्या ऐसा हो रहा है? ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। बिसाइड दे ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट द ऑथर whose perspective ideas shape the text as well as intended audience, very author keep interest for their audience mind while composing their work। तो इसमें यही बोला जा रहा है, ऑडियंस को माइंड में रखते हुए वर्क को कंपोज किया जा रहा है, यही है बस, और कुछ नहीं। And they try to ascertain the possible data of the composition and complication of the text as well as place where they may have been composed। तो इसमें यही डाटा को जितना सही रखा जा सके उतना कोशिश किया जा रहा था, और उसके प्लेसेस पे भी ध्यान जा रहा था। जैसे हस्तिनापुर की इसमें बात हुई है, तो प्लेसेस को भी कंपोज कर रहे थे कि सही जगह, सही प्लेस को भी कंसिडर्ड किया जाए, कंपोज किया जाए, यही सारी चीज़ें इसमें है। It is only after making these assessment that they drawn and context text to arrive at understanding of historical as you can। यही बताया जा रहा है। इतने सारे मुसीबतों के बाद महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन बनाया गया। इसमें बोला ना मैंने, इसमें कुछ है भी नहीं, इससे एग्जाम में कुछ आता भी नहीं है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। मेरे को नहीं लगता इससे कुछ आता होगा। अ, शायद ही अगर इसमें आने वाला चीज़ है कि यहीं पे है, जो आप देख रहे हो इतना सा ही है, जो कि आप पढ़ सकते हो बस, और कुछ नहीं है। Language and content, let us look at the language of the text।
ये आपको इम्पोर्टेंट है। फिर द वर्जन ऑफ महाभारता वी हैव बीन कंसिडरिंग इज इन संस्कृत, तो संस्कृत में है। हाउएवर द संस्कृत used in the Mahabharata is far simpler than Vedas of the or the Parasti discussed in chapter 2। तो इसमें बोला जा रहा है, इसमें जो संस्कृत यूज़ किया गया है महाभारता में, तो ये बहुत ही ईजी है। किससे? वेदास से। जो वेदास कंपोज हुए आपके 200 बीसी के अराउंड, या फिर 400 बीसी के अराउंड, आई एम नॉट कंफर्म, बट उसी टाइम पीरियड में वेदास कंपोज हो रहे थे। और प्रहस्ती तो आपने सुना ही होगा, प्रयाग प्रहस्ती पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था। तो उसमें भी जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे, उससे भी आसान आसान भाषा में संस्कृत में यहाँ पे लिखा गया था महाभारत का क्रिटिकल एडिशन। एज इट वॉज प्रोबेबली वाइडली अंडरस्टूड, जो कि बहुत ही वाइडली अंडरस्टूड होता था, क्योंकि महाभारत के जितने भी आप ग्रंथ देखोगे वो सारे संस्कृत में ही आपको मिलेंगे। हिस्टोरियंस यूजुअली क्लासिफाई द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट अंडर टू ब्रॉड हेड। हिस्टोरियंस को दो भाग में बांटते हैं, जो भी आज ये देख रहे हैं उसको दो चीज़ों में बांटते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं वो? पहला तो वो है सेक्शन डेट कंटेन स्टोरी डेजिनेटेड नैरेटिव। तो पहला वो, देखो महाभारत को इन्होंने दो भाग में बांटा हुआ है, इससे सीधा आप यही समझो। पहला वो भाग है जो इसमें स्टोरीज कंटेंट करता है, जैसे कि आप बहुत सारे स्टोरीज आपको महाभारत में देखने के लिए मिलेंगे। तो वो एक स्टोरीज है, उसको नैरेटिव के तरह जाना जाता है। तो नैरेटिव मतलब स्टोरीज ही होता है, बस उसको सेक्शन दैट कंटेन स्टोरी डेजिग्नेटेड नैरेटिव। तो ये आपको याद रखना, एमसीक्यू में शायद आ जाए। और जो दूसरा सेक्शन था वो क्या था? सेक्शन दैट कंटेन प्रीस्क्रिप्शन अबाउट द सोशल नॉर्म्स। प्रीस्क्रिप्शन मतलब इन्फॉर्मेशन, डीप इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल नॉर्म्स डेडिकेटेड डेडिकेट। मतलब यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे एकदम डीप एनालाइज करके, और तब सोशल नॉर्म्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। उसको हम लोग डिडेक्टिक कहते हैं। डिडेक्टिक रिफर टू समथिंग दैट इज मीन फॉर पर्पस, क्योंकि मीन फॉर पर्पस होगा क्योंकि बहुत ही डीप उसमें एनालाइज किया गया उसको, इसलिए उसका पर्पस मीन होता था। पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन उसमें दिए गए थे उसका पर्पस पता करने के लिए सोशल नॉर्म्स को देखा जाता था। फिर उसका एनालाइज करके सामने रखा जाता था। ये दूसरा सेक्शन का काम था। दिस डिवीज़न इज़ बाय नो मीन वाटर टाइट। ये बहुत ही वाटर टाइट नहीं था, मतलब बहुत ही पेचीदा नहीं था, बहुत ही आप समझ लो सख्त नहीं था, क्योंकि कुछ टाइम कभी-कभी क्या होते थे, डिडैक्टिक में भी आपको स्टोरीज़ देखने के लिए मिल रहा था। ऐसे इनका सेक्शन का क्या मानना था कि डिडैक्टिक्स में सिर्फ़ प्रिस्क्रिप्शन नहीं होंगे, मतलब इन्फॉर्मेशन होंगे, इंस्ट्रक्शन होंगे, यही होंगे डिडैक्टिक में। लेकिन कभी-कभी क्या हो रहा है, डिडैक्टिक में भी हमें स्टोरीज़ देखने के लिए मिल रहे हैं और नैरेटिव में भी हमें सोशल नॉर्म्स देखने के लिए मिल रहे हैं, मतलब इतना वाटर टाइट नहीं था। इसमें ये वेरी करते रहता था आपस में, कोई ये वाटर टाइट नहीं था, यही बोलना चाह रहा है। सख्त नहीं था ये इसका कोई कानून इसका। However, generally historians agreed that the Mahabharata was meant to by a dramatic moving story and that the directed portion was probably added later। तो इसका यही मानना है कि पहला तो आपका जो नैरेटिव सेक्शन था वो तो बहुत पहले से ही चला आ रहा था, और जो डिडक्टिक था, जो सोशल नेम्स था, वो बाद में उसमें महाभारत में ऐड किया गया, ये इनका मानना है हिस्टोरियंस का। तो यहाँ पे एक फ़ोटो लगा हुआ है, इन सभी को आपने जानते ही होंगे, आजकल मीम में बहुत छाए हुए रहते हैं ये। इंटरेस्टिंगली द टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज ए इतिहासा, विच अर्ली, इतिहास कह लो सीधा, इतिहास विद इन अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन। तो टेक्स्ट को इतिहास बोला जा रहा है संस्कृत ट्रेडिशन में। द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज दस इट वाज। ये में एमसीक्यू में आ सकता है, इतिहास का लिटरल मीनिंग क्या है? दस इट वाज। ये इंपॉर्टेंट, ये आप हाईलाइट कर लो। Which is why it is generally translated as history। Was there a real war that was remembered in the epic? तो क्या सही में कोई वॉर हुई होगी जो इपिक में, जो इस स्टोरी में बताया जा रहा है महाभारत में, किन के बीच में लड़ाई होगी, मतलब पारिवारिक लड़ाई हो गई? क्या ऐसा सच में हुआ होगा? वी आर नॉट श्योर। सम हिस्टोरियंस थिंक दैट द मेमोरी ऑफ एन एक्चुअल कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग किनफॉल वाज प्रिजर्व्ड इन नरेटिव। तो जो मेमोरी है वो किनफॉल की लड़ाई का, वो नरेटिव के तौर पे प्रिजर्व है आज भी। नैरेटिव कौन प्रिज़र्व करवा रहा है? तो यही, इसलिए मैंने इनका फ़ोटो लगाया हुआ है। ये अभी आज आप देखते हो ये प्रवचन देते हैं। तो प्रवचन देके क्या करते हैं, महाभारत का ही प्रवचन देते हैं। तो ये एक टाइप से नैरेटिव को ज़िंदा रख रहे हैं कि कोई भुला नहीं जाए। अब आजकल मीम में ही आपको बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिल जाएँगी महाभारत के बारे में। तो वही है यहाँ पर कि नैरेटिव को प्रिज़र्व करके रखा गया नैरेटिव के थ्रू में। ये जितने भी हमारे मेमोरीज़ को प्रिज़र्व करके रखा गया नैरेटिव के तौर पे, यही बोलना चाह रहा है। अदर पॉइंट आउट दैट देयर इज़ नो अदर कॉरबोरेटिव एविडेंस ऑफ द बैटल। और दूसरा पॉइंट ये कर रहा है कि हमें कोई भी पुख्ता एविडेंस नहीं मिला है बैटल हुआ है ये सच में हस्तिनापुर में, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। क्योंकि अगर आप बुक के हिसाब से देखोगे, बुक के हिसाब से क्या ये 2500 ईयर ओल्ड की बात है। लेकिन अब यदि ये इस हिंदू ट्रेडिशन में देखोगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा ना कि ये जो महाभारत है ये 5000 ईयर अगो हुआ था। तो 5000 ईयर अगो हुआ था, तो ये आप अभी कैसे कह रहे हो कि अभी हुआ है ये?
25 ईयर एगो हुआ है और वहीं पे हस्तिनापुर में किंग्स के बीच में लड़ाई हुई है। और यदि आप और थोड़ा गहराई में जाओगे तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कई लाखों साल पुराना ये घटना है। तो ये सबका अलग-अलग मानना रहता है। लेकिन जो ज़्यादा मान्यता है वो यही है 5000 ईयर अगो ये महाभारत का असली एपिक हुआ था, लेकिन ये बुक के अनुसार ये दिया हुआ है 2500 बीसीई में दिया हुआ है। तो ये बुक के अनुसार है। खैर हम उस पे नहीं जाएंगे। हु अब यहाँ पे ऑथर्स एंड डेट, हु रोट द टॉक टेक्स्ट, तो टेक्स्ट आखिर लिखता कौन था, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है ना। अब राजा तो खुद लिखेगा नहीं, वो तो वॉरफेयर में बिजी है, या फिर उसके मंत्री भी नहीं लिखेंगे, वो भी वॉरफेयर में, तो कौन लिखेगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये वो लिखते होंगे, हो सकता है चैरियट बार्ड्स लिखते होंगे। चैरियट बार्ड्स कौन होता है, सारथी, जो घोड़ा चला रहा होता है, हो सकता है वो लिखे। यहाँ तो ये तो इसमें तो कृष्ण जी का फोटो है, ये तो नहीं लिख रहे थे, मतलब और भी कई सारे होंगे तो वो लिखते होंगे, क्योंकि उनका काम तो सिर्फ घोड़ा चलाना होता था। तो वो इनका ये मानना है कि हो सकता है जो चैरियट ब्राट्स होंगे वो सुत्तास मतलब स्टोरी को कंपोज कर लेंगे, जो जनरली accompany क्षत्रियास वॉरियर टू बी बैटलफील्ड एंड कंपोज पोएम, वो वहीं पे पोएम और कंपोज करते होंगे। और यदि जीत जाते होंगे तो वहाँ पे सेलिब्रेट भी करते होंगे अपने अचीवमेंट्स को। दिस कंपोजिशन सर्कुलेट ऑर्डरली, और ये जो कंपोजिशन थी ये ऑर्डरली सर्कुलेट होती जा रही थी। अब बाद में फिर क्या हुआ, धीरे धीरे नैरेटिव जब सबको अच्छी लगने लगी तो इसको कंपोज भी कर लिया गया, ऐसा इसका मानना है हिस्टोरियंस का। देन फ्रॉम द 5th century BC ब्राह्मण टुक ओवर द स्टोरीज एंड बिगेन टू कमिट इट राइटिंग। तो ब्राह्मण, अब यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि 4th और 5th century BC से क्या हुआ, ब्राह्मण ने इन स्टोरी को उठाना चालू किया और इस पे एक राइटिंग कंपोज कर दिया, ये इनका मानना था हिस्टोरियंस का। This was the time when chiefdoms such as those of the Kurus and Panchal, around whom the story of the epic revolved, were gradually become kingdom। तो ये वही टाइम है जब कुरु और पांचाल, जो कि आपने महाभारत डिटेक्टिव में जो स्टोरी में आपने सुना भी होगा, कुरु और पांचाल, वहीं पे कुरु किंगडम था ना हमारा, जिसमें कि किंटाइस के बीच में लड़ाइयाँ हो गई थी पांडवों और कौरवों के बीच में। तो वो कुरु कुरु एरिया ही था, उसको कुरु किंगडम भी कहा जाता था, उसमें पांचाल भी एक इलाका था। तो इसमें भी वही बताया गया है कि ये कुरु और पांचाल के अराउंड ये कहानी जो है राउंड रिवॉल्व करती है। डिड द न्यू किंग वांट देयर इतिहास टू बी रिकॉर्डेड, तो क्या न्यू किंग अपने इतिहास को प्रिजर्व और स्टोर करके रखना चाहते होंगे। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आप आंसर करना। इट इज ऑल्सो पॉसिबल डेट द अपहीवल, ये भी पॉसिबल है कि जो उथल पुथल डेट ऑफन accompanied द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस स्टेट, जो भी उथल पुथल हुए इस स्टेट को इस्टेब्लिश करने में, मतलब इतनी महाभारत हुई, मारपीट हुआ, उतना खून खराबा हुआ, तो जितने भी उथल पुथल हुए, वेयर ओल्ड सोशल वैल्यूज वेयर ऑफन रिप्लेस बाय न्यू नॉर्म्स, तो जो हमारे ओल्ड सोशल वैल्यूज थे, क्या वो हिंसा के बाद जब वो पूरा जीत गए वो लोग, तो उसके बाद क्या न्यू नॉर्म्स, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आना चालू हो गए, और सोशल जो ओल्ड सोशल नॉर्म्स था क्या उसे भुला दिया गया, एंड आर रिफ्लेक्टेड इन सम पार्ट ऑफ द स्टोरी, ये भी कुछ जगह पे स्टोरी में रिफ्लेक्ट किया गया है। वी नोटिस अनदर फेज इन द कंपोजिशन ऑफ द टेक्स्ट 200 BC से 200 CE के बीच में ये टेक्स्ट कंपोज किया गया। दिस वाज पीरियड व्हेन द वर्शिप ऑफ विष्णु वाज ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस एंड कृष्णा, तो ये वही पीरियड है जब विष्णु भगवान का मतलब वर्शिप में बहुत ही इंक्रीज हो गया था, और इनके जो अवतार थे कृष्णा, उनका भी इंपॉर्टेंस बहुत ही बढ़ गया था, क्योंकि हम लोग जानते हैं विष्णु भगवान का ये अवतार कौन थे, कृष्ण जी थे। तो उसी पे ये बोला जा रहा है उसी टाइम पे 200 BC और 200 सी के बीच में विष्णु और कृष्ण का इंपॉर्टेंस बढ़ा था, उनके वर्शिप होना चालू हो गए थे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ द इपिक वाज कमिंग टू आइडेंटिफाई विथ विष्णु, तो यही बोला जा रहा है विष्णु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है इस पूरे महाभारत का। सब्सिक्वेंटली बिटवीन 200 एंड 400 सी लार्ज डेडिकेट सेक्शन रिसेम्बलिंग द मनुस्मृति वेयर एडेड, तो मनुस्मृति आपको पता है 200 सेंचुरी के आसपास लिखी गई है, तो उसी टाइम में बहुत सारी कहानियाँ और सोशल नॉर्म्स उसमें ऐड किए गए हैं। विथ दिस एडिशन अ टेक्स्ट विच इनिशियली परहैप्स लेस देन 10,000 वर्ड्स ग्रीव टू कंप्राइज ओवर 1 लाख वर्ड्स। 1 लाख है ना, हाँ। तो मतलब यहाँ पे पहले बोला जा रहा है कि 200 सेंचुरी से पहले उसमें मात्र 10,000 वर्ड्स ही होंगे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उसमें 1 लाख वर्ड्स आ गए, मतलब पोएम्स आ गए हैं यही सारे, मंत्रास आ गए हैं, यही समझ लो आप। दिस इनॉर्मस कंपोजिशन इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूट टू अ सेग नेम वैश्या, व्यासा। तो इन जो इतना भी कम ट्रेडिशनल जो इतना भी कंपोजिशन हुआ है, तो इसको व्यासा नाम से जाना जाता है। वो ये वन वर्ड में आ सकता है, आप याद रखना कि जो भी दिस इनॉर्मस कंपोजिशन इन इज ट्रेडिशनल एट्रीब्यूट टू सेग नेम सागे नेम, ये व्यासा, ठीक है।
हाँ, तो अब हमारा है द सर्च फॉर द कन्वर्जेंस द महाभारता लाइक एनी मेजर वी कंटेंट विद डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल फॉरेस्ट प्लेस एंड सेटलमेंट। ये तो पता ही होगा, बैटल पे बैटल के बारे में इसमें पढ़ा जाता है, फॉरेस्ट प्लेस सेटलमेंट सब चीज़ के बारे में महाभारत में आपको देखने के लिए मिलेगा। इन 1951-52 बीबी लाल आर्कियोलॉजिस्ट एक्टिविस्ट एट द विलेज नेम्ड हस्तिनापुर इन मेरठ। तो मेरठ के एक जो हमारा हस्तिनापुर है उस टाइम में जहाँ पर सही में ये महाभारत हुआ था मेरठ में, वाज दिस द हस्तिनापुर ऑफ द एपिक। क्या ये वही एपिक वाला कहानी वाला हस्तिनापुर है? while the similarities name could be coincidental, the location of the site in the Upper Ganga Doab, where the Kuru kingdom was situated, suggested that it may be the capital of the Kuru mentioned in the text। तो इसमें बोला जा रहा है हाँ नाम भी सेम है और जो इसका जो लोकेशन है वो भी सेम है, अकरगंगा दोआब में है। दोआब क्या होता है, पहले ये आप मैप देख लो आप। ये पूरा आप देख रहे हैं, ये कुरु किंगडम है पूरा। तो इसमें पांचाल का आप खोजो तो ये रहा ना पांचाल। तो इसमें बोला जा रहा है कि यहीं पे ये हस्तिनापुर का तो इसमें नहीं है, लेकिन यहीं मेरठ के आसपास ये हस्तिनापुर है, इसी जगह है हस्तिनापुर। तो उसी जगह क्या हुई थी, महाभारत हुई थी, जो कि यहाँ पर देख लो आप, यमुना और गंगा दोआब में है। इस जगह एरिया अराउंड है वो, इस जगह। मैं दूसरे कलर से इसको करूँ क्या, रुको एक सेकंड, ब्लैक से ही करता हूँ। मतलब ये इस जगह है, ये आपको इसके दोनों नदी के आप देख रहे हो ना, ये नदी है दो। एक सेकंड, ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये गंगा नदी है ये, और ये जो है ये यमुना नदी है। और इसके बीच का जो पार्ट है उसे दोआब बोला जाता है। दोआब मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मतलब दोआब पर्शियन वर्ड है, जो कि दो मतलब होता है, तो टू होता है, दो मतलब टू, और आब मतलब होता है रिवर। ठीक है, ये पर्शियन टर्म्स है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं दोआब, मतलब दो रिवर के बीच में। अब आप एक और एग्जांपल हो पंजाब, तो यहाँ पर भी देखो पंज और लास्ट में क्या लगा हुआ है, आब लगा हुआ है। तो क्यों ऐसा है, पंज मतलब फाइव हो गया और आप मतलब रिवर हो गया। तो इसका नाम के पीछे एक रीज़न है, चलो आपको मैं बताता हूँ। ये देखो, ये पंजाब का एक मैप है। पंजाब से देखो बेसिकली यहाँ पे पांच नदी पास कर रही है, कौन कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, और एक है यहाँ पे व्यास। ये पांच नदी यहाँ पर फॉलो पंजाब से होकर गुजर रही है। तो पांच नदी के संगम है यहाँ पे पंजाब में, इसलिए इसको पंजाब बोला जाता है, पांच नदियों का संगम वाला राज्य। तो पंजाब, तो ये समझ में आ गया ना, ज़्यादा हार्ड तो नहीं था। चलो, हाँ, तो अब हम लोग कहाँ पर थे, ये तो हो गया। लाल फाउंड एविडेंस ऑफ 5 ऑक्यूपेशनल लेवल of which the second and third are interest to us। this was, तो 5 ऑक्यूपेशनल लेवल लाल मतलब वही बीबी लाल को मिला जो आर्कियोलॉजिस्ट थे। दिस इज व्हाट लाल नोटेड अबाउट द हाउस इन द सेकंड फेज। सेकंड फेज में उन्होंने हाउसेस के बारे में बताया है, और सेकंड था तो बहुत ही इंटरेस्ट था, जिसमें कि हाउसेस थे विद इन द लिमिटेड एरिया एग्जिबिट नो डिफिनिट प्लान्स ऑफ हाउसेस वेयर बिल्ड। जो कि कोई भी वो प्लान के अनुसार नहीं बना, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा था, जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन थे वहाँ पे बहुत ही प्लान के तहत बनाया गया था। यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं था, यहाँ प्लानिंग कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, बट वॉल ऑफ द मड एंड मड ब्रिक वेयर डली इनकाउंटर्ड। मतलब आपको जो ये वॉल देखने को मिला है, ये बहुत ही अच्छे कंडीशन में आज भी है, तो ये आपको अच्छे से देखने के लिए मिल रहा है। ये वॉल है महाभारत पीरियड के टाइम पीरियड का। द डिस्कवरी ऑफ मड प्लास्टर वॉज प्रोमिनेंट रीड मार्क, मतलब प्लास्टर, मड प्लास्टर का भी उस टाइम में चलन था, क्योंकि हाउसेस हैव रीड वॉल प्लास्टर ओवर द मड। आपने गाँव गए थे, कोई गाँव से जुड़े हुए हैं तो उन्होंने वो देखा होगा कि लकड़ी का रहता है घर, उसके ऊपर से क्या करते हैं, मिट्टी का प्लास्टर कर देते हैं, उससे घर के अंदर भी ठंडा रहता है, और बरसात के मौसम में थोड़ी सी बहुत बचत भी हो जाती है उससे। तो ये प्लास्टर करते वही सीन यहाँ पर भी होता आ रहा है, दिखाई दे रहा है। फॉर द थर्ड फेज, अब थर्ड फेज में क्या हो रहा है, ही नोटेड हाउसेस ऑफ दिस पीरियड वेयर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक। तो ये बोल रहे हैं कि थर्ड फेज में क्या हो रहा है, हाउसेस जो है वो मड ब्रिक्स के बनते हुए अब हमें दिखाई दे रहे हैं, और एज वेल एज बर्न ब्रिक दोनों के। सोकेज जार एंड ड्रेनेज वेयर यूज्ड फॉर ड्रेन्स वेयर यूज्ड फॉर ड्रेनिंग आउट द रिफ्यूज वाटर। अब मतलब ड्रेनिंग सिस्टम भी हमें देखने को अच्छा मिल रहा है। वाइल टेराकोटा रिंग वेल में हैव बीन यूज्ड बोथ एज वेल एंड ड्रेनेज पिट्स। तो आपने ये रिंग स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा अपने घरों में, जहाँ पे आपकी वो सेप्टिक टैंक एक टाइप से समझ सकते हो, यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर देखिए आपको पूरा नीचे तक ले जाता है, इसे हिंदी में सोख्ता भी कहा जाता है। तो ये तो एक तो या तो इसे ड्रेनेज पिट के भी तरह यूज किया जाता होगा, या फिर वेल की तरह भी, मतलब कुएं की तरह भी यूज किया जाता होगा। ये हिस्टोरियंस का मानना था, दावा था उनका। चलो ये भी देख लिया, ये तो समझ में आ गया ना, पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा है, पांच नदियों का संगम है वहाँ पर, इसलिए पंजाब।
यहाँ पर देख लो, 5 पंज मतलब 5 और आप मतलब रिवर, इसलिए पंजाब बन गया 5 नदियों का संगम। हाँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा वाज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी एपिक एंडेड आफ्टर द मेन नैरेटिव। इसमें यही बताया गया, ये पूरा आपको ये मैं पूरा ऐसे समझा देता हूँ। इसमें यही बताया गया कि ये जो पूरा इंसिडेंट है ये एक ही चीज़ के ऊपर रिवॉल्व करती है, वो है द्रौपदी। द्रौपदी किस रीज़न से? क्योंकि उसने पॉलिएंड्री वहाँ पे प्रैक्टिस करा था, मतलब कि द्रौपदी एक ही वाइफ़ थी पाँचों पांडवों की। तो इसलिए उसी के आस-पास ये पूरी एपिक जो है रिवॉल्व करती है। ऐसा क्यों हुआ था, द्रौपदी के 5 क्यों थे, ये पूरा आपको सोर्स से आप पढ़ लेना। ऐसे मैं आपको ऊपरा-उपरी बताता हूँ ये क्यों हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था ना, द्रौपदी की जो है वो द्रौपदा द किंग ऑफ पांचाल, जो पांचाल के किंग थे, उन्होंने एक मतलब स्वयंवर रखा और उन्होंने एक आर्चर कॉम्पिटिशन रखा और बोल दिया जो भी ये आर्चर कॉम्पिटिशन जीतेगा उसे मेरी बेटी द्रौपदी से शादी करा दिया जाएगा। तो अर्जुन जो है वहाँ पे जीत गए, उन्होंने आर्चर में अपना वो तो आपको पता ही है, द्रोणा ने बोल दिया था कि पूरे वर्ल्ड में इससे अच्छा कोई भी आपको नहीं मिलेगा। तो अर्जुन ने आसानी से वो जो कॉम्पिटिशन था वो जीत गया और फिर वो द्रौपदी के साथ शादी करके वो जब आए घर आए, तो उन्होंने अपने माँ की तरफ घूम के बोला कि माँ देखो मैंने क्या लाया है। तो माँ ने बस बिना देखे ही बोल दिया कि जो भी लाया है आपस में शेयर कर लो पाँचों भाई। तो अब जब माँ ने ये बोल दिया तो अब वो क्या हो गया, ये अब उनका एक कमांड हो गया और जो उनका कमांड है वो कुड नॉट बी वायलेटेड, अब वो वायलेट नहीं किया सकता है। बहुत ही डिबेट डिस्कशन हुआ, उसके बाद युधिष्ठिर ने बोला कि ठीक है, जो द्रौपदी है वो हमारी कॉमन वाइफ रहेगी। जो उनके द्रौपदा थे, जो द्रौपदी के पिताजी थे, उन्होंने इसको प्रोटेस्ट किया, लेकिन जो है फिर उनके जो पंडित जी थे व्यासा, तो उन्होंने उनको समझाया कि देखो ये जो है कि पांडव जो है पांचों पांडव भाई वो इनकारनेशन है, मतलब अवतार हैं, कौन किसके, विष्णु भगवान के, पांचों मतलब विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। और इसीलिए जो है कि द्रौपदी का शादी उनसे हुआ है, हुज वाइफ हैज बीन रिबॉर्न एज द्रौपदी। तो द्रौपदी का शादी इसलिए हुआ है उनसे क्योंकि पांचों एक ही अवतार हैं, विष्णु के ही अवतार हैं। और दूसरा उन्होंने कारण ये भी बताया कि जो द्रौपदी थी उसने पिछले जन्म में शिव भगवान से प्रार्थना की थी कि हम मुझे बहुत ही अच्छा हस्बैंड चाहिए, और जो है कि ही हैड प्रेड 5 टाइम्स इंस्टीड ऑफ वंस। तो उसने उन्होंने क्या किया ना, भक्ति भक्ति में लीन होकर द्रौपदी ने पिछले जन्म में 5 बार ये प्रे कर लिया। तो इसलिए उन्हें अब एक बारी में तो उन्हें मिलेगा नहीं ऐसा हस्बैंड, तो 5 बारी के हिसाब से उन्होंने इतना भक्ति में लीन होकर पूजा पाठ किया था कि पाँचों अलग-अलग गुण के उनको आदमी देने पड़े महादेव को। ये दूसरी थ्योरी है। तो ये आप पढ़ लेना, उसी पे बेस्ड है। Present day historians suggest that the fact that the author described a polyandry as unique indicate the polyandry may have been prevalent among, ये वही बताया जा रहा है, polyandry जो है कि उस टाइम पीरियड में रूलिंग लाइट में कहीं ना कहीं prevalent था, ठीक है। At the same time the fact that so many different explanation offered for the episode suggested that polyandry gradually fell in the disfavor among the brahman। तो ये polyandry जो है वो ब्राह्मण हमेशा से उसके डिसफेवर में ही रहा है, who reworked and developed the text through the century। तो इसके इसके तहत उन्होंने ब्राह्मण्स ने क्या कहा, मनुस्मृति में अपने हिसाब से उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चालू किया, जिसमें कि पॉलीएंड्री को उन्होंने कंडेमन किया, मतलब उसे खराब बताया था। ठीक है, ये तो हो गया। सम हिस्टोरियन नोटेड दैट व्हाइल द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीएंड्री मे हैव बीन सीन अनयूजुअल और इवन अनडिजायरेबल फ्रॉम द ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इट वाज, ये तो ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अनडिजायरेबल था ही। इट वाज प्रिवेलेंट इन हिमालयन रीजन। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो है हिमालयन रीजन में बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट था। क्यों था, अब इसका रीज़न बताया जा रहा है। अदर सजेस्टेड दैट देयर में हैव बीन अ शॉर्टेज ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द वॉरफेयर। अब जो एक और कंडीशन यहाँ पे बताई जा रही है, क्योंकि हिमालयन रीजन में यहाँ पे क्या होता है ना, पहला तो ये समझ लो, हिमालयन रीजन में जो महिलाओं की कमी होती है, तो वहाँ पर वो हो सकता है कि एक महिला 2-3 पति रख सकती हो। और फिर दूसरा क्या होता है, वॉरफेयर के टाइम में क्या होता है, सारे पुरुष तो चले जाते हैं लड़ने के लिए, तो बहुत सारी ह्यूज अमाउंट में मास किलिंग होती है, तो सारे पुरुष मर जाते हैं। तो महिलाओं का संख्या तो बहुत ही ज़्यादा रहता है, लेकिन पुरुषों की संख्या कम हो जाती है। उस सिचुएशन में भी पॉलीएंड्री आपको देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में क्या होता है आपको कि शॉर्टेज ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉरफेयर, दिस लेड टू पॉलीएंड्री। अच्छा, तो एक सेकंड, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गया थोड़ा-सा यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अदर सजेस्टेड दैट दिस में हैव बीन शॉर्टेज ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉरफेयर। तो वॉरफेयर के टाइम में क्या हो रहा था ना, वुमेन्स का भी शॉर्टेज हो रहा था कभी ना कभी। जैसा कि आपने ये कोई फ़िल्म आई थी, मुझे नाम याद नहीं है एक्चुअली। फ़िल्म नहीं, आप चलो वो छोड़ो, ये जो हमारे चंगेज़ खान थे, उन्होंने क्या करा था, जो भी वो गाँव जाते थे वहाँ पे वहाँ की सारी महिलाओं को, बच्चों को, वो सभी को मार देते थे। तो उससे क्या होता था, वारफेयर में आपकी महिलाओं महिलाओं का भी जान बहुत ही ह्यूज अमाउंट पे जाता था, तो इसलिए तभी भी पॉलीएंड्री प्रैक्टिस की जाती थी।
सिचुएशन ऑफ क्राइसिस का नाम दिया गया है। सम अर्ली सोर्सेस सजेस्टेड दैट पॉलीएंड्री वाज नॉट ओनली और इवन द मोस्ट प्रेवलेंट फ्रॉम द मैरिज, ये सिर्फ मैरिज में ही नहीं था। व्हेन व्हाई देन डिड द ऑथर चूज टू एसोसिएट दिस प्रैक्टिस विद द क्रिटिकल सेंट्रल ऑफ द महाभारत, वी नीड टू रिमेंबर द क्रिएटिव लिटरेचर ऑफ एन हैव नैरेटिव रिक्वायरमेंट। ये कुछ भी नहीं है, इतना में बस यही बताया गया है कि पॉलीएंड्री, सम अर्ली सोर्सेस सजेस्टेड दैट पॉलीएंड्री वाज नॉट द ओनली और इवन द मोस्ट प्रेवलेंट फ्रॉम द मैरिज। तो ये पॉलीएंड्री सिर्फ प्रेवलेंट नहीं था, और भी बहुत सारी चीज़ थे, जैसे किन टाइज हो गए, और पॉलीगेमी भी हो गया, जिसमें कि एक मैन कई सारे वाइफ रखते थे। तो बहुत सारी अलग अलग यहाँ पे थ्योरीज थी, वही बताया जा रहा है। अ डायनेमिक टेस्ट, अब द ग्रोथ ऑफ महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत वर्जन, संस्कृत वर्जन से स्टॉप नहीं हुआ। उसके बाद हमने देखा पाली, प्राकृत, तमिल, हर अपने अपने लोकल लैंग्वेजेस ने, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में उसको कंपोज किया। ओवर द सेंचुरीज वर्जन ऑफ द एपिक वेयर रिटन वैरायटी ऑफ लैंग्वेज थ्रू ऑनगोइंग प्रोसेस डायलॉग बिटवीन पीपल्स एंड कम्युनिटी। वही मैंने बोला कि डायलॉग्स और कहानियाँ उसके थ्रू उन्होंने अलग अलग लोकल्स लैंग्वेज में उसको कंपोज किया। सेवरल स्टोरी दैट originated in specific region or circulated among certain people found their way into the epic. At the same time, the central story of the epic was retold in different way, and episodes were depicted in the sculpture and painting. They also provide them theme for wide range of performing art, play, dance or kind of narration. तो यहाँ पे यही सीधा समझ लो, यही बोला जा रहा है कि इससे जितने भी स्टोरी की सेंटर थी, ऑफ एंड रिटोल्ड इन डिफरेंट वे, मतलब हमें कई डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो सेंटर ऑफ द स्टोरी है बताई गई। कभी हमें ये बताया गया कि द्रौपदी के ही आसपास ये पूरी कहानी घूम रही है, और कई बार हमें दूसरी सारी चीज़ें भी बताई गई हैं। जैसे कि हमारा किन टाइम्स में, किन के बीच में लड़ाई हो गई, वो भी एक सेंट्रल फिगर के तौर पे यहाँ पे देखा जा रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और भी कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ तो है भी नहीं इसमें। तो इसमें क्या हो रहा है, आज भी आप देखते हो वाइड रेंज में क्या हो रहा है, परफॉर्म होता है। जैसे महाभारत की कलाकारियाँ होती है ना, डांस होती है, अदर काइंड ऑफ नरेशन आज भी हो रही है, वो परफॉर्म हो रही है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। तो होप कि आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि आसान सा चैप्टर था, उसमें ज़्यादा कुछ जो जो हाईलाइट है बस उतना ही रेलेवेंट है। आपको 3-3 बुक हैं, और उतनी तो आपको पढ़नी भी नहीं है। तो जितने मैंने वहाँ हाईलाइट करे हैं वो आप पढ़ लो, और एक बार बुक पढ़ लो अच्छे से, आपको पूरा आपको स्क्रिप्ट रिकॉर्ड हो जाएगा माइंड में। तो एक बार आप तो बुक ही पढ़ ही लेना। यदि नहीं पढ़ रहे हो तब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है मेरे साथ पढ़ने का, क्योंकि आपको पूरा चैप्टर, अगर ये अभी आप क्या करो ना, पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, अभी आप चैप्टर लो शुरू से लेकर के, आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आप रीडिंग करो और उसका एक इमेज अपने माइंड में बनाते चलो, और वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली टेक्स 1.5 आवर। तो 1.5 घंटे में सारा चीज़ हो जाएगा, तो वो आप करो, उससे आप ही को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अब हम अगले चैप्टर में थिंकर्स बिलीव्स और वो वाला चैप्टर देखेंगे, 4th चैप्टर। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।